हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 15 रहेगा। डिस्कस करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। पहली 14 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट वगैरह वगैरह। क्लियर? ठीक है। प्लस 250 एमसीक्यू मैं आपको अभी तक दे चुका हूं। 200 एमसीक्यू बेसिक लेवल के, 50 एमसीक्यू दिए मैंने आपको मीडियम लेवल के। इसी तरीके से 50 एमसीक्यू मैं आपको और दूंगा। बस इन 300 एमसीक्यू को करके जाना, पॉलिटी में कोई आपका बाल नहीं हिला पाएगा, बस ये याद रखना। प्लस एक पॉलिटी का कंप्लीट मॉड्यूल दिया है मैंने आपको। इस मॉड्यूल को पढ़ने का फायदा क्या है? आप मार्केट में जाएंगे, आपको किताब उठा के दे देंगे, ना आपने देखना है ना बुक सेलर को पता है कि वही वो किताब 6 महीने पुरानी है, लास्ट एडिशन के नहीं। पॉलिटी में 2020 के स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं, बहुत ज्यादा रूल बदल चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंग्लो इंडियन मेंबर्स बदल दिए गए हैं। ठीक है, लोकसभा की वीडियो में मैंने समझाया था। तो ये जो मॉड्यूल है इसको ही आपको गुरु मान के आगे पढ़ना है। 50 पेजों का आपको एक मॉड्यूल दिया है। लगभग मैंने खुद अपनी 4 से 5 किताबों से लगभग 12-13 वेबसाइट से अपडेट करके इसे बनाया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस मॉड्यूल को फोटोकॉपी करवा के सामने रख लेना है। जो टॉपिक मैं करवाऊं उससे उसको पढ़ लेना है, वीडियो चला लेनी है और एक्स्ट्रा चीजें जो है उसके ऊपर नोट कर लेनी है। प्लस मैंने आपको एक शीट दी है एज ए वर्कशीट। अब ये वर्कशीट आपका 2 नंबर का पेपर कवर करेगी। इसमें मैंने 40 जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे पंजाब के पेपरों में पूछे जाते हैं, 40 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के वो 40 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 17, ये तो पंजाब के पेपरों का फेवरेट है। ठीक है, आर्टिकल 40। ठीक है, इस तरीके से उनकी साथ में एक्सप्लेनेशन। एक मैंने आपको ये दिया, अगर किसी को नहीं मिला तो मैसेज कर दो, नंबर आपको पता है। ये सारी चीजें सिर्फ मेरे पेड मेंबर्स के लिए हैं। ठीक है जी, अगर कोई अनपेड मेंबर इसको देख रहा है वीडियो को, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, 9646810103 ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद फोन उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो आज वाली ये मैं अपने सभी जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, चाहे कोई मेरा मेंबर है मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है, उन सब के लिए ये वीडियो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। बच्चे इस टॉपिक को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। बच्चे प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं, उनको लगता है जी वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की तस्वीरें और उनके नाम। जैसे कभी कभार बहुत छोटे लेवल के पेपर में पूछते हैं देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्ण। ठीक है, 2 बार ये देश के उपराष्ट्रपति रहे। प्लस इनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर पे, और उसी 5 सितंबर को हम लोग बनाते हैं टीचर्स डे। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर। एट प्रेजेंट हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं श्री एम वेंकैया नायडू, और ये बिलोंग करते हैं एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्या परिषद, जो बीजेपी का ही एक स्टूडेंट विंग है। ठीक है, पहले वहां से बिलोंग करते थे, अब तो ये मतलब अपनी पार्टी से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति हैं। खैर, इससे पहले थे मोहम्मद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद अंसारी जो इससे पहले भारत के अलग अलग देशों में, ईरान में, इराक में राजदूत के तौर पर भी काम कर चुके थे। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, 3 छोटे क्वेश्चन बताता हूं जो डायरेक्ट फैक्ट के ऊपर पूछते हैं। पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है यानी कि अध्याय 5 है, उसे बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि केंद्र सरकार और उसके कार्यों का निर्वहन, यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 जो है
ये कवर करता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर 5 ऐसे लोगों का वर्णन है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के मुखिया हैं। नंबर 1 पे वर्णन आता है प्रेसिडेंट का, जिसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 पे जिक्र आता है प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का, जिसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे जिक्र आता है प्राइम मिनिस्टर का, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4 पे जिक्र आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, डिस्कस कर चुके हैं। और नंबर 5 पे जिक्र आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक तो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बचा है और एक वाइस प्रेसिडेंट, उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब भाई क्वेश्चन क्या आएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये भारतीय संविधान के अध्याय 5 के अंदर आता है, पहला क्वेश्चन। क्लियर? और वाइस प्रेसिडेंट क्या उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति की कार्यविधि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नोन एज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी माना गया है इसे। क्लियर होगी बात? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को इंस्पायर लगा लो, या फिर जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था बोरोड फीचर। ठीक है, पीसीएस तक के लेवल की पॉलिटी कवर करी हम लोगों ने। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसे हमने बोरो किया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति की पोस्ट को बोरो किया है। ठीक है, ये पहला बड़ा क्वेश्चन या अच्छा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसए। नेक्स्ट, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, देखिए जो भी इंसान देश का वाइस प्रेसिडेंट बनता है वही वाइस एंड वर्सा, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, या ये कह लीजिए जो भी राज्यसभा का चेयरमैन होता है वही देश का क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि भाई मान के चलो आप किसी एक पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ते हो और बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी पोस्टों के हेड ऑटोमेटिकली बन जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने पीएम के इलेक्शन लड़े, प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने के बाद आप नीति आयोग, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप नीति आयोग के भी चेयरमैन बन जाओगे, इंटर स्टेट काउंसिल के भी हेड बन जाओगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी हेड बन जाओगे। तो लड़े तो आपने इलेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री के थे, बने तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए थे, लेकिन कुछ पोस्टें ऑटोमेटिकली इस पोस्ट से जुड़ी हुई थी। उन सारी पोस्टों को एक्स ऑफिशियल कहा जाता है कि एक के लिए इलेक्शन लड़ेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, दैट इज नोन एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? अब कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं जो कॉपी पेन लेके ही समझ में आएंगी, वरना कुछ नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 63 से 69 बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 क्या कहता है? जितने आर्टिकल याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो वो 40 वाली शीट तो पक्का ही घोल के पीनी है। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति का ऑफिस होगा। जैसे आर्टिकल 52 कहता था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? ये आपको याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? नेक्स्ट, अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जब भी वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करके पढ़ो। क्वेश्चन हमेशा राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करके ही आएगा। पेपर में जाके बंदा जब वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन सॉल्व करता है
तो आधे पॉइंट प्रेसिडेंट वाले दिमाग में घुसे होते हैं। तो मैं साथ में प्रेसिडेंट के साथ भी क्वालिफाई करके बताता चलूंगा। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों तरफ सेम है, उधर प्रेसिडेंट के लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम एज 35, दोनों तरफ सेम है, चाहे प्रेसिडेंट बनो चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनो, ठीक है। न्यूनतम एज यानी कि 35 साल मिनिमम हो, कंप्लीट कर चुके हो, मैक्सिमम कोई एज नहीं। एक पॉइंट है जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में अंतर है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में एक बात थी कि वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा की सदस्यता के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को वो पूरा करता हो। यहां पर एलिजिबिलिटी लोकसभा की जगह राज्यसभा पर हो जाती है। एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों की सारी कंडीशनों को वो पूरा करता हो। प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा है, यहां पर राज्यसभा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चौथी कंडीशन जो दोनों जगह फिर सेम है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं कि भाई नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। मान लो ये बंदा है, ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, मान के चलो ये वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो ये ऐसे किसी भी पद पे ना हो जहां से इसको प्रॉफिट आता हो। एग्जाम्पल के तौर पर वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी के अंदर उसके शेयर ना हो, हिस्सेदारी ना हो, वो किसी सरकारी पद पे ना हो, किसी स्कूल का क्लर्क ना हो, मतलब ऐसे कोई भी पोस्ट पे ना हो जहां से उसे प्रॉफिट आता है, जहां से उसकी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। कई लोग कर देते हैं जी हम तो चेयरमैन तो हैं, हम तो सोशल वर्कर के तौर पर इसके चेयरमैन बने पड़े हैं, हम सैलरी नहीं ले रहे, तो उन्हें उसी वक्त अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो, ठीक है। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप सैलरी लेते हो या नहीं लेते हो। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हो जहां से इनकम आने के पूरे पूरे शक हैं, तब भी आपको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप सैलरी लेते हो चाहे नहीं लेते हो। इसको बोलते हैं नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों तरफ सेम है, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड इन टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट हो, मैंने आपको बताया, चाहे प्रेसिडेंट हो, कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना अगर कुछ नहीं समझ में आता है, 3 शब्द याद रखना, दोनों तरफ सेम है। नंबर 1, उसके अंदर बदलाव है, शब्द का जो ऊपर वाला हिस्सा वो सेम है। नंबर 1, इनडायरेक्ट मेथड, दोनों तरफ सेम है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो सुनी है फिर तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, दोनों तरफ सेम शब्द है, ठीक है। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय द मीन्स ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय द मीन्स ऑफ प्रपोर्शन, बाय द मीन्स ऑफ प्रपोर्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये 3 जो भारी भरकम शब्द है ना, दोनों तरफ सेम है। अब इसका मतलब क्या होगा, समय पे समझाऊंगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखिए इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि चाहे राष्ट्रपति है चाहे उपराष्ट्रपति है, इनके चुनाव में जनता डायरेक्टली हिस्सेदारी नहीं होती। हमने जो नुमाइंदे चुने हैं, हमने एमपी चुने हैं, हमने एमएलए चुने हैं, वो जाके हमारे बिहाफ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी लेते हैं, ठीक है। एमएलए जो है सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, एमपी दोनों तरफ होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर इनडायरेक्ट मेथड का बेसिक मतलब क्या है
कि जिनको हमने चुना है वो जाके आगे चुनेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो जो लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं उनको कंबाइंड बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। बाय सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट लास्ट में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में जाना है। अब देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दो तरीके के बंदे पार्टिसिपेट करते थे। इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्लियर है, प्लस इलेक्टेड मेंबर, बस प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, यहां पर हर जगह शब्द आता था चुने हुए सदस्य लोकसभा राज्यसभा के, चुने हुए एमएलए, क्लियर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की कैटेगरी में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझना। यहां पर पहली बात तो याद रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और सिर्फ राज्यसभा के एमपी हिस्सा लेते हैं, इसमें स्टेट के एमएलए की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, ना स्टेट के ना यूटी के। पहली बात तो ये याद रखनी है। राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट के एमएलए की हिस्सेदारी थी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एमएलए। नंबर वन कंडीशन याद रखनी है, ओनली लोकसभा और राज्यसभा के एमपी ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने समझाया एमपी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, एक इलेक्टेड और प्लस एक नॉमिनेटेड, जिन्हों तुसी नामजद बोल दियो। जिवें मैं दस्सिया सी, जेड़ा साडा देश दा राष्ट्रपति है 12 राज्यसभा च ते 2 मान के चलो एंग्लो इंडियन जेडे ने लोकसभा च हले तक अपॉइंट करदा रहे हैं। तां राष्ट्रपति दे चुनाव च तां कल्ले इलैक्टेड मैंबर पार्टिसिपेट करदे सी। उप राष्ट्रपति के चुनाव में इलैक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों तरीके के एमपी, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, पार्टिसिपेट करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपीएससी ने एक पेपर लिया था, उठा के देख लो नेट से, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 2017-18 की बात है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया था हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको टिक मारना है मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? अब हम बढ़ते हैं, जो हमारी तीसरा भरकम शब्द था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे कि एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की कंडीशन में आता है। मान के चलो हमारे पास 4 सदस्य हैं जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति मान लो, क्योंकि इस तरीके का क्राइटेरिया दोनों में फॉलो होता है। जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, मान के चलो, ठीक है। एक का नाम है जी आपके पास मीरा कुमारी, मीरा कुमारी। एक का नाम है जी आपके पास रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है। एक का नाम है जी आपके पास वेंकैया नायडू, और एक का नाम है जी आपके पास सुनीता महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर। मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, ठीक है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि जो जो सदस्यों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है उन सबको एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा जिसके आगे जितने मेंबर हैं उन सबका नाम लिखा होगा। आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस कैसे कि मैं चाहता हूं नंबर 1 पे कि रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने, मैं चाहता हूं नंबर 2 पे मीरा कुमारी देश की राष्ट्रपति बने, मैं चाहता हूं वेंकैया नायडू नंबर 3 पे देश के राष्ट्रपति बने, और नंबर 4 पर सुमित्रा महाजन देश की राष्ट्रपति बने, ठीक है। आपने प्रेफरेंस दे दी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इस तरीके से हर एक मेंबर अपनी प्रेफरेंस दे देगा। अब मान के चलो हमारे पास 4 प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। मान के चलो, ओके, मान के चलो यहां पर टॉप पे है मीरा कुमारी, ठीक है। यहां पर है रामनाथ कोविंद ले लेते हैं, ओके। यहां पर वेंकैया नायडू ले लेते हैं,
यहां पर सुमित्रा महाजन ले लेते हैं। अब मान के चलो जितने भी लोगों ने वोट किया उसमें से 30% लोगों ने मीरा कुमारी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, रामनाथ कोविंद को 40% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, वेंकैया नायडू को 18% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और सुमित्रा महाजन को 12% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो सबसे कम वोट किसको मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में? सुमित्रा महाजन को। ये रेस से बाहर होगी। और इनको जितने प्रतिशत फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले उसको अलग रख लो, यानी कि 12%। अब ये 12% जो वोट हैं ये बाइफ्रक्चुएट यानी कि डिवाइड होंगे बचे हुए 3 यानी कि मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू में। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट प्रेफरेंस की कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब कहानी किस प्रेफरेंस की आएगी? सेकंड प्रेफरेंस की। अब जो बंदा रेस से बाहर हो चुका है उसको कितने प्रतिशत फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले थे? 12%। अब हम देखेंगे इस 12% मेंबर में से कितने प्रतिशत मेंबर ने किसको सेकंड प्रेफरेंस दी है। एग्जाम्पल के तौर पर इन 12% में से 6% लोगों ने मीरा कुमारी को सेकंड प्रेफरेंस दी है, 4% लोगों ने रामनाथ कोविंद को सेकंड प्रेफरेंस दी है और 2% लोगों ने वेंकैया नायडू को सेकंड प्रेफरेंस दी है। इनको ऐड कर दो, 30 और 6 कितने हो गए? 36। 40 और 4 कितने हो गए? 44। 18 और 2 कितने हो गए? 20%। ठीक है, मतलब सेकंड प्रेफरेंस का दौर खत्म होते ही वेंकैया नायडू को सबसे कम वोट मिले हैं, ये रेस से बाहर हो गए। अब फिर से इनकी जो वोट है उनको अलग लिख लो, इनको 20% वोट मिले हैं। अब ये 20% वोट फिर से मीरा कुमारी और रामनाथ कोविंद के अंदर डिवाइड होगी। हम देख लेंगे इस 20% में से कितने परसेंट लोगों ने मीरा कुमारी को थर्ड प्रेफरेंस दी है और कितने परसेंट लोगों ने रामनाथ कोविंद को थर्ड प्रेफरेंस दी है। मान के चलो इस 20% में से 12% लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस मीरा कुमारी को दी है और 8% लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस रामनाथ कोविंद को दिया है। ऐड कर दो, ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया। 36 और 12 कितने हो गए? 44%, ठीक है, और 44 और 8 कितने हो गया? 52%। तो फाइनली थर्ड राउंड का प्रेफरेंस खत्म होते होते मीरा कुमारी को कम वोट मिली है, ये रेस से बाहर हो गए। तो फोर्थ प्रेफरेंस तक जाते जाते फाइनली हमें पता चल गया कि रामनाथ कोविंद को हाईएस्ट वोट मिली है, तो वो देश के क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट। ये क्राइटेरिया होता है सिंगल ट्रांसफरेबल बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। आई होप आपको ये बात क्लियर लग गई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई तो नंबर उठाओ, आपको पता है, मैसेज करो और पूछ लो, ठीक है। कुछ और बातें जो याद रखनी है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि यूएसए से आते हैं। इलेक्शन लड़ने से पहले 15,000 रुपये एक फीस आपको एज ए जिसको बोलते हैं जमानत भरनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, नॉट डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं थोड़ी मोटी, ठीक है। इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बता चुका हूं, चाहे वो अपॉइंटेड हो प्लस चाहे वो कौन से हो, नॉमिनेटेड हो। क्लियर है? हाँ, ये वाली चीज याद रखनी है, ये आर्टिकल पूछ लेते हैं, आर्टिकल 71। ये मैंने प्रेसिडेंट के टर्म में भी बताई थी कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पंगा पड़ता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगा। बाकी सबके जिसके भी इलेक्शन में अगर कोई पंगा पड़े तो उसके डिस्प्यूट का सॉल्व करने का पावर भारत के चुनाव आयोग के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई पंगा पड़ जाए तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। ये आर्टिकल 71 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन बता चुका हूं, 35 ईयर ऑफ एज चाहिए, राज्यसभा की मेंबरशिप करने के लिए जितनी भी कंडीशंस है पूरी चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए। एक बात ये जरूरी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए होता है, बाकी राज्यसभा के जो बंदे होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका टेन्यूर 6 साल के लिए होता है और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो कई लोग वाइस प्रेसिडेंट का टेन्यूर 6 साल मान के बैठे होते हैं, ये 5 साल है, याद रखना। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देता है किसे? प्रेसिडेंट को। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। क्लियर?
उसके खिलाफ इंपीचमेंट चलाने से पहले, महादोष चलाने से पहले वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ आपको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मुख्य शक्तियों के बारे में, आपको बताया था कि राज्यसभा की 3 मुख्य शक्ति हैं। उनमें से एक मुख्य शक्ति है कि अगर आपको उपराष्ट्रपति को इंपीच करना है, महादोष लगाना है, महाभियोग लगाना है, कुर्सी से उतारना है, तो उसका बिल पहले राज्यसभा में शुरू होगा। यह राज्यसभा की पहली मेन स्पेशल पावर होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके है। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति को कुर्सी से उतारना है तो राज्यसभा में बिल शुरू करने से पहले 14 दिन का पहले उन्हें नोटिस देना होगा। नेक्स्ट, पावर क्या क्या है उपराष्ट्रपति की? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का, ठीक है। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं या राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वो वैसे तो वोट नहीं करते, वो भी वोट करेंगे जब स्पीकर जैसे वोट करता है। मैंने बताया था स्पीकर कब वोट करता है? इन टर्म ऑफ टाई, जब दोनों पास से बराबरी दे वोट हो जान, डेडलॉक अकर हो जाए, फिर लोक सभा ਦਾ स्पीकर वोट करता है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਟਾਈ मतलब ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟ ਉਦ ਕਰੇਗਾ जद की हो जे किसी बिल के उत्ते टाई हो जे। क्लियर है? वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन डाला, मेरे पास डाउट ही डाउट आ गए कि सर आपने कहा था कि उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों के लिए प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा सकता है। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम शब्द लगा है तभी आपको 6 मंथ को टिक मारना है। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए तो उसमें एक और ऑप्शन पड़ा था, until न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जिन्नी देर तक नवा राष्ट्रपति नहीं चुनिया जाता। तो अगर ये ऑप्शन में पड़ा है तो पहले इसको टिक मारेंगे। क्लियर है? अगर मैक्सिमम ऑप्शन में लिखा है कि मैक्सिमम उपराष्ट्रपति किन्ने टाइम लिए राष्ट्रपति की ड्यूटियां निभा सकता है, तो 6 महीने टिक मारांगे। जे मैक्सिमम शब्द नहीं हैगा फिर ऑप्शन दे विच पे है until न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, फिर इसको टिक मारेंगे। क्लियर है? उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 4 लाख होती है और जहां तक मुझे याद है राष्ट्रपति की 5 लाख होती है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद 50% पर महीना यानी कि 2 लाख रुपए पर महीना इनको पेंशन मिलती है। क्लियर है जी? हाँ, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ओथ कौन चकवाता है उपराष्ट्रपति को? ये राष्ट्रपति चकवाता है। ये पीपीएससी के पेपर में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उपराष्ट्रपति सो कौन चकवाता है? राष्ट्रपति। अंडर द आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है कि उपराष्ट्रपति दे शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का काम राष्ट्रपति देखेगा, रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। एट प्रेजेंट वेंकैया नायडू है। जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर यानी कि मुखिया होता है। याद रखना, जैसे मैंने आपको पीएम के टाइम पे बताया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कलकत्ता के अंदर है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कि देश का प्रधानमंत्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, ये फिक्स है। क्वेश्चन लेते हैं कुछ, 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट जो है वो सही है? नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट द मेथड ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल सही, कि जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति की तरह वो अप्रत्यक्ष से यानी कि लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों से चुना जाता है। बिल्कुल सही। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, कि जो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, चुने हुए और नामजद दोनों तरीके के एमपी जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के हिस्सा लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उपराष्ट्रपति के कार्यविधि को दर्शाते हैं? ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही।
ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, रॉन्ग। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। बिल्कुल सही कि अगर राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हो जाए मौत की वजह से, या समय से पहले रिजाइन दे दे, हटा दिया जाए, या डेथ हो जाए, तो वो राष्ट्रपति की ड्यूटियां निभाता है। बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही होंगे, ये वाला, यानी कि आंसर आएगा सी। तो इसके साथ ही आप मान के चलिए कि पॉलिटी आपकी लगभग समाप्त होने के कगार पर है। देयर आर सम टॉपिक्स लेफ्ट, ठीक है। अगर आप मॉड्यूल देखें जो मैंने आपको 50 पेजों का दिया है, उसमें से हम लोग 35 से 36 पेज करीबन एक एक चीज पढ़ चुके हैं। और अगर आपने ये 35 से 36 पेज ढंग से पढ़े हैं, 15-16 वीडियो सुनी है, एमसीक्यू किए हैं, तो जो बाकी के 15 जो हैं वो फॉर्मेलिटी ही बचती हैं। फिर भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विल कवर दैट। टिल देन, थैंक यू सो मच।